हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री है उसके अंदर पढ़ेंगे एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर एनर्जी के अंदर क्या क्या चेंजमेंट होता है, यानी एनर्जी कब निकल रही है, कब हमें देनी हो रही है, यानी इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो केमिकल चेंजेज हैं उनमें एनर्जी क्या क्या चेंज हो रही है, यानी कि हमें कब रिएक्टेंट है उसको एनर्जी देनी होगी ताकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। कब ऐसा होगा कि हमने एनर्जी नहीं दी है लेकिन प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी बन रही है। या फिर कोई भी अगर एटम है उसको दूसरे एटम से अटैच करने के लिए, यानी कि मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं उनको आपस में बाइंड करके रखने के लिए, यानी कि उनके साथ में क्या क्या एनर्जी दे रहे हैं, या फिर उनको अगर कुछ एक्टिवेशन एनर्जी दी है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें, रासायनिक अभिक्रियाएं और हैं, इनमें जो ऊर्जा परिवर्तन है उसके बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं सदा ही ऊर्जा परिवर्तन के साथ होती हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक यानी कि रिएजेंट अधिक स्थायी निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त कर लेने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जो रिएजेंट होते हैं यानी कि रिएक्टेंट हैं वो क्या होते हैं कि लो एनर्जी है उनके पास, तो वो क्या है कि प्रोडक्ट में या तो चेंज हो जाएंगे। अगर वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पा रहे हैं तो हम उनको क्या है कि उनको कुछ एनर्जी देंगे जिससे वो क्या है कि प्रोडक्ट में चेंज हो। तो यानी कि इसी प्रवृत्ति के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं तब होती हैं जब रिएजेंट्स की ऊर्जा है वो अधिक हो, ऊर्जा प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट की ऊर्जा से अधिक हो। यानी कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट की एनर्जी होगी तो वो प्रोसेस इजीली हो पाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो पाए, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी। यानी कि वो जो एनर्जी देंगे ताकि रिएक्टेंट है वो एक्टिव हो सके, यानी कि एक्साइट होके वो प्रोडक्ट में चेंज हो, तो कुछ ऐसा भी करना होगा। तो इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्टिवेशन और एक्साइटेड स्टेट। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण करके एक उच्चतर ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह अवस्था सक्रिय या उत्तेजित अवस्था कहलाती है। यानी कि रिएक्टेंट जो है उसको हम एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा कि उसकी जो लोअर एनर्जी है वो हायर एनर्जी में चेंज होगी, और वो क्या होगा, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होने की प्रोसेस के लिए तैयार होगा और वो प्रोडक्ट में चेंज भी होगा। तो ये जो एनर्जी होगी यानी कि एक्टिवेटेड और एक्साइटेड स्टेट होगी ये रिएक्टेंट की, जिसके थ्रू वो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा है। फिर देखते हैं सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी। वही रिएक्टेंट को जो प्रोडक्ट के बनने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, जो एनर्जी दे रहे हैं, तो वही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है। यानी कि अभिकारकों के सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित होने के लिए अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो रिएक्टेंट्स को सामान्य अवस्था से एक्साइटेड अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, उसकी सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, जिससे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब अगर हम देखें तो ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या होंगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं यानी कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होंगी, और एक क्या होंगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि उसमें क्या होता है, एक्जोथर्मिक में तो क्या होगा कि एनर्जी क्या है, यानी कि एक्जोथर्मिक है तो उसमें हम एनर्जी नहीं दे रहे हैं। रिएक्टेंट है वो अपने आप ही प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहा है और साथ में क्या है, एनर्जी भी रिलीज कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि नाइट्रोजन है उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा रहे हैं, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के से रिएक्शन करके और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन साथ में ही वो कुछ क्या है कि एनर्जी भी क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है।
यानी कि उसके पास में इतनी रिएक्शन के थ्रू इतना हुआ कि प्रोडक्ट भी बना और कुछ ऊर्जा भी बनी, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। उसने एनर्जी ली नहीं है बल्कि एनर्जी बनाई है लास्ट में, तो ये प्लस के रूप में शो करेंगे और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। दूसरी आपको बताया कि ऊष्माशोषीय अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि रिएक्टेंट है वो इजीली प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो उससे क्या होगा कि वो एनर्जी लेके और फिर बाद में प्रोडक्ट में चेंज हो पा रहा है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि नाइट्रोजन है, उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे और साथ में क्या है कि हमें कुछ एनर्जी भी देनी होगी, यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं हम उसको, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन भी कर रहा है और साथ में हम उसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो उससे क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हमने एनर्जी दी है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से अमोनिया बनता है तथा इस अभिक्रिया में क्या है, काफ़ी ऊर्जा मुक्त होती है, यानी रिलीज हो रही है। अतः अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे दिखा दिया आपको, नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो अमोनिया भी बन रही है, यानी 2NH3 के रूप में, और साथ में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। सेकंड है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि वो खुद से रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसको हम एनर्जी देंगे, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, उससे क्या है कि प्रोडक्ट बन रहा है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और इस अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में क्या है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि ये प्रोसेस खुद से नहीं हो पा रही है। तो उसमें हम पहले क्या करेंगे कि उसमें ऊष्मा देंगे, ताकि उच्च ताप दिया हमने, उससे जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके और नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। ऐसे ही देखो हमारा सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें है कि कार्बन और गंधक यानी कि सल्फर है वो परस्पर संयोग पर कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं और इस अभिक्रिया में भी ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। अतः ये एक ऊष्माशोषीय अभिक्रिया है। जैसे कार्बन प्लस 2s सल्फर हो गया, प्लस उसको एनर्जी दी है, ऊष्मा दे दी, तो फिर क्या बनेगा, CS2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड बन गया। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं बंधन ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी। इसमें क्या होता है कि कुछ परमाणु होते हैं, यानी अणु मान लो आप, उनमें क्या है कि बॉन्ड्स आपस में बने हुए हैं, या तो उन बॉन्ड्स को, बने हुए बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, या फिर उनमें जितने बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको जोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, यानी कि बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी चाहिए, तो उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया कि बॉन्ड एनर्जी के बारे में, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने की जो आवश्यक ऊर्जा है, उस पदार्थ को बंधन ऊर्जा यानी कि बॉन्ड एनर्जी कर रहे हैं। यानी कि तोड़कर, यानी तोड़ के बॉन्ड जो अणु था यानी मॉलिक्यूल है उसको एटम में चेंज किया है, तो उसको जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी होगी। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ मुक्त परमाणुओं के बीच परस्पर संयोग कराकर किसी पदार्थ की एक मोल में सभी बंधनों का निर्माण कराने की जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसे पदार्थ को बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि हम पहले से बना हुआ है लेकिन कुछ और बॉन्ड्स भी बना रहे हैं, यानी उसमें और कोई कुछ ऐड करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जो बॉन्ड बनेंगे वो भी बंधन ऊर्जा है। यानी कि बॉन्ड अगर तोड़ रहे हैं तो भी वो बॉन्ड्स को अगर ब्रेक किया है, या फिर नया कोई कुछ बॉन्ड बना रहे हैं, कुछ एटम अगर जोड़ रहे हैं,
तो वो जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बना है वो दोनों ही बॉन्ड एनर्जी के रूप में होंगे। ठीक है। बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। अब नोट यानी कि कुछ इनके पढ़ते हैं इनके बारे में। तो बंधनों का टूटना यानी कि अगर तोड़ रहे हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यानी कि वो एनर्जी का क्या करेगा, अवशोषण करेगा और फिर बॉन्ड्स को तोड़ेगा। जबकि बंधनों का निर्माण है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी कि अगर तोड़ रहे हैं तो वो एनर्जी लेगा और फिर बॉन्ड को तोड़ेगा। लेकिन अगर बंधनों का निर्माण है यानी कि बंधनों को हम जोड़ रहे हैं यानी कि आपस में अटैच कर रहे हैं, तो वो क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्षेपीय यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर है किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं, यानी कि जितने भी जो बॉन्ड बने हुए हैं तो उन सभी बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो ऐड करेंगे ना, तब वो टोटल जो एनर्जी है पदार्थ की वो निकल जाएगी। फिर है कि यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है, यानी एक्सोथर्मिक कहलाती है। यानी कि बंधन है उनको निर्माण अगर बनाने के लिए जितनी एनर्जी दे रहे हैं तो तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमने दी है, अगर वो तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी है और वो ज़्यादा है तो वो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, यानी कि वो एक्सोथर्मिक, यानी कि उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर नेक्स्ट बताया कि यदि नए बंधनों के निर्माण के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी। यानी कि अगर जो पुराने बंध है उनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता हो रही थी यानी कि वो तो कम है, तो वो क्या होगी, वो ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यानी कि वो टूट इजीली रहे हैं लेकिन नया बंध बना रहे हैं तो उनको एनर्जी दे के ही बना पा रहे हैं, और एनर्जी अगर दे रहे हैं यानी कि वो एनर्जी को ले रहा है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, यानी कि एनर्जी का है वो अवशोषण कर रहा है वो। फिर हम देखते हैं प्रकाश रसायन यानी कि फोटोकेमिस्ट्री। अब जो नेक्स्ट है प्रकाश रसायन यानी फोटोकेमिस्ट्री, यानी कि ये जो प्रोसेस हो रही है वो सनलाइट की प्रोसेस में हो रही है, यानी कि प्रकाश से जो हमें एनर्जी मिल रही है उसकी वजह से जो एनर्जी हो रही है, यानी प्रकाश को लेके ऊर्जा का अवशोषण हुआ और फिर जो प्रोसेस के थ्रू रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये फोटोकेमिस्ट्री हो गई। इसमें बताया गया है कि प्रकाश रसायन यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश ऊर्जा में अवशोषण के फलस्वरूप घटित होते हैं, यानी कि प्रकाश को वो ऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो क्या करते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं, तो वो प्रोसेस होती है। तो ये एक फोटोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही हो रही है। जैसे देखो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही एक अच्छा उदाहरण है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों में होता है। इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, धातु क्षारण यानी कि मेटेलिक कोरोजन। ये जो मेटेलिक कोरोजन है धातु क्षारण, यानी ये है कि जो धातु जो भी XYZ कोई भी अगर धातु है तो उसके अंदर क्या है कि वो जो अपना ओरिजिनल रूप है उससे थोड़ी चेंज होगी, यानी कि या तो वो डैमेज हो रही है या फिर वो क्या कर रही है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के साथ में अटैच हो रही है और वो प्योर नहीं रह पा रही है, तो वो धातु क्षारण होता है। इसमें जैसे बताया कि धातु का क्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, जिसके फलस्वरूप धातु है वो वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित होती है। यानी कि एनवायरनमेंट से क्या है वो एयर भी लेगी और नमी भी लेगी, और इससे क्या होगा कि उन पदार्थों में चेंजमेंट होगा। क्षारण की जो प्रक्रिया है उसमें उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड से के मिश्रण में बदल जाते हैं, यानी कि वो या तो ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड
यानी कि H और OH के मिश्रण में बदल जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। अगर एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो जैसे कि लोहे पे जंग लगना या तांबे के ऊपर ग्रीन प्लेट का आना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये भी धातु संक्षारण का ही एग्जाम्पल है, जिसमें जो मेन प्रोडक्ट है यानी कि जो धातु है वो चेंज होके अपने रूप में परिवर्तन भी कर रही है और उनमें कुछ ना कुछ डैमेज भी हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उनकी सतह पर भूरे रंग की परत का बैठ जाना। यानी कि लोहे की जो भी चीज़ है उनमें अगर जंग लग रहा है तो वो भूरे रंग में चेंज हो रहे हैं, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है कि अपने ओरिजिनल रूप में न रह के चेंज भी होता है, रंग भी चेंज कर रहा है, और जो उनका मेटल है यानी कि जो लोहा है वो उनमें संक्षारण यानी कि वो कुछ ना कुछ डैमेज भी हो रहा है। सेकंड एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि तांबा है, तो तांबा को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उनकी सतह पर क्या है कि हल्के हरे रंग की मलिन परत का बैठ जाना, यानी कि तांबे के ऊपर हरी प्लेट्स हैं वो बन जाती हैं, यानी कि उनका संक्षारण हो गया है। फिर नोट के रूप में देखें तो कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका संक्षारण नहीं के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है या फिर होता ही नहीं है, जैसे सोना या प्लेटिनम आदि प्रमुख हैं। इसी कारण धातुएं उत्तम कोटि की तथा बहुमूल्य होती हैं, यानी कि ये इसीलिए इतनी कॉस्टली हैं कि इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और ये क्या होते हैं इजीली ख़राब भी नहीं होती हैं, यानी कि उनका संक्षारण नहीं होता है। जैसे फिर देखते हैं कि लोहे में जंग लगने की प्रोसेस है उसको देखें, तो लोहे में जंग लगना धातु संक्षारण का अच्छा उदाहरण है, यानी कि हम ये इजीली अपने आसपास में ये देख पाते हैं कि लोहे पे जंग लग रहा है तो क्या प्रोसेस होती है। वायु और नमी की उपस्थिति में लोह धातु का संक्षारण होता है, जिसमें लोहे की सतह पर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड के भूरे रंग की ढीली परत बैठ जाती है। यानी कि क्या होता है कि वो नमी या फिर वायु की प्रेजेंस में क्या है, या तो फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है या फिर क्या हो रहा है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में चेंज हो रहा है। यानी कि लोहे के ऊपर अगर जंग लग रहा है तो वो किस, अगर एग्जांपल्स के तौर पे या फिर एग्जाम में आपसे पूछे कि लोहे पे जंग लग रहा है तो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, यानी कि लोहे के साथ में क्या क्या बन रहा है, यानी उसके ऊपर क्या प्रोसेस हो रही है, उससे या तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है या फिर क्या हो रहा है फेरिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है। यानी अब देखो इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे इसकी रिएक्शन देखते हैं, जैसे 4Fe+3O2 यानी कि फेरस है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो 3H2O यानी वाटर भी बना, और उससे प्रोडक्ट में और क्या बन रहा है जैसे कि Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड हो गया ये तो, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि 2FeOH3 ऑक्साइड है उसमें तो ऑक्सीजन बन रहा है और हाइड्रोक्साइड है उसमें OH बन रहा है। यानी कि आपसे पूछे कि प्रोडक्ट में क्या बना तो फेरिक ऑक्साइड यानी कि उसका फॉर्मूला होगा Fe2O3 और फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH की होल थ्राइस ये बन रहे हैं। तो लोहे में जो जंग लगना है वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हो रही है। फिर क्या है कि संक्षारण की शर्तें, यानी कि कुछ ना कुछ रीजन्स तो होते हैं जिसकी वजह से जंग लग रहा है, या फिर कुछ और जो मेटल्स हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है कि वो डैमेज भी हो रही हैं, तो उनको पढ़ते हैं। जैसे धातुओं के संक्षारण के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। फर्स्ट है ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन की भी प्रेजेंस हो और साथ में एयर भी प्रेजेंट हो तब होता है ऑक्सीजन या धातु का उपस्थिति में। सेकंड है वायु में नमी की उपस्थिति, अगर वायु है तो एयर तो होएगी और नमी भी है यानी कि उसमें वाटर भी की प्रेजेंस है तो उसकी वजह से संक्षारण हो रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं जैसे गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन, यानी कि लोह धातु पर जिंक धातु की परत बैठाने की जो क्रिया है उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऐसा लोहा गैल्वीकृत लोहा यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन कहलाता है। यानी कि गैल्वीकरण की प्रोसेस में क्या होता है कि जो लोह धातु है
उसके ऊपर क्या है कि जिंक धातु की परत बन जाती है और इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आपको नॉर्मली अगर पूछ लिया जाए कि गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस है तो लोहे के साथ में क्या हो रहा है, तो उसके ऊपर जिंक मेटल है उसकी प्लेट बन जाएगी, तो इसको गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें और पूछें कि आपको क्या नहीं आ रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो हर प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ बता पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल तक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इसे देख पाएँ। थैंक यू।